हे भगवान, इतनी खूबसूरत कौन हो सकती है? लेकिन रुको। नहीं नहीं। रोज़मेरी को क्या हुआ? जानने के लिए वो फेरी टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। हलचल भरे शहर से दूर घने जंगल में एक शानदार गुलाब का बगीचा है। मालकिन रानी रोज़मेरी है। वो इतनी आकर्षक और मनमोहक है कि फूल भी उसकी सुंदरता के सामने झुक जाते हैं। हालांकि हर कोई उस गुलाब के बगीचे में प्रवेश नहीं कर सकता। रोज़मेरी ने एक विशाल कांटेदार दीवार बनाई जिसने इसे बाकी दुनिया से अलग कर दिया। रोज़मेरी की एक गोद ली हुई बहन थी जिसका नाम एल्विन था। वो एक जिंदा दिल शरारती लड़की थी जो रोज़मेरी को बहुत पसंद करती थी। मेरी ओर देखो बहन। लेकिन रोज़मेरी ने हमेशा ठंडा रवैया बनाए रखा। बेवकूफ बनाना बंद करो और काम पर लग जाओ। रोज़मेरी अक्सर एल्विन को अपने सबसे अधिक श्रम साध्य कार्य के लिए नियुक्त करती थी। फिर भी एल्विन ने खुशी खुशी अपना कर्तव्य निभाया। रोज का रवैया ऐसा इसलिए था क्योंकि रोज़मेरी ने एल्विन को प्यार के कारण नहीं बल्कि लड़की का दर्द पाने के लिए अपनाया था। एक समय रोज़मेरी एक सुंदर दिव्य फूल थी। हालांकि वो अविश्वसनीय रूप से घमंडी और दंभी थी। आप कहाँ देख रहे हैं? चूंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उससे अधिक सुंदर हो, रोज़मेरी ने गुप्त रूप से फूलों का पाउडर बनाया जो एलर्जी पैदा करने और अन्य दिव्य फूलों को बदसूरत बनाने के लिए जहर के रूप में काम करता था। रोज़मेरी के दुष्ट कार्यों ने दिव्य फूलों की रानी को क्रोधित कर दिया। मैं तुम्हें नश्वर संसार में भेजूंगी और तुम्हें गुलाब के बगीचे का पोषण करने के लिए मनुष्यों का दर्द इकट्ठा करना होगा। आपकी सुंदरता को बरकरार रखने का यही एकमात्र तरीका है। यदि गुलाब का बगीचा सूख जाए तो तुम बूढ़ी हो जाओगी और बदसूरत हो जाओगी। कृपया ऐसा न करें, मैंने अपना सबक सीख लिया है। आप केवल तभी सुंदर और अमर रहेंगे जब आप सबसे शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति से दर्द इकट्ठा करेंगे। रोज़मेरी के लिए भयानक सजा थी। हर कोई जानता था वो उसकी कितनी पूजा करती थी और उसे अपनी सुंदरता पर कितना गर्व था। मुझे सबसे शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति कहाँ मिल सकता है? मुझे बचाओ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। और वो बच्ची थी एल्विन। उस पवित्र मातृ प्रेम को देखकर रोज़मेरी को एहसास हुआ कि बच्चा सबसे शुद्ध दयालु हृदय के साथ बड़ा होगा। इसीलिए एल्विन की मां के निधन के बाद रोज़मेरी ने बच्चे को गोद लेने और उसे अपने पास रखने का फैसला किया। जैसे जैसे एल्विन बड़ी होती गई, वो होशियार होती गई। वो हमेशा रोज़मेरी से बातचीत करने और उसके करीब रहने की कोशिश करती थी। बहन, तुम बाहर जाकर दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलती हो? तुम सारा दिन इस गुलाब के बगीचे में क्यों रहती हो? क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? एल्विन के सवाल ने रोज़मेरी को एहसास कराया कि वो बहुत लंबे समय से इसी तरह से जी रही थी और ये आदर्श बन गया था। मुझे इसकी आदत है। मैं हमेशा ऐसे ही रह सकती हूँ। जब तक मेरे पास ये सुंदरता है, ये कभी फीकी नहीं पड़ेगी। चिंता मत करो बहन, तुम्हारे पास अभी भी दोस्त के नाम पे मैं हूँ। रोज़मेरी हंसी, एक ऐसी मुस्कान जो एल्विन ने पहले कभी नहीं देखी थी। लड़की खुश थी कि वो रोज़मेरी को हंसा सके। मुझे अपनी भावनाएं नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो मेरी योजना बर्बाद हो जाएगी। जब एल्विन सोने चली गई तो गुलाबों का बगीचा जगमगा उठा और तभी रोज़मेरी सुंदर लड़कियों को अंदर आने और गुलाबों की प्रशंसा करने के लिए दरवाजा खोलती थी। जब बाकी लड़कियां खेल रही थी और मौज मस्ती कर रही थी, लिली एक कोने में बैठे निराश दिख रही थी। रोज़मेरी ने अपना लक्ष्य देखा और तुरंत लिली के दिमाग में आ गई। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी माँ चली गई। मुझे दर्द हो रहा है।
क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि आप परेशानी खड़ी कर रही थी या मौज मस्ती के लिए अपनी माँ के पैसे ले रहे थे कि वो चली गई? तुम क्यों हो? आप केवल इसलिए दर्द में हैं क्योंकि अब आपके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। माँ, मैं गलत थी। माँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बस मुझे उस दर्द का रत्न दे दो। लिली झिझकी और फिर उसे रोजमेरी को सौंप दिया गया। तुरंत रोजमेरी ने इसे ले लिया और लिली के दिमाग से बाहर निकल आई। लिली पीड़ा में गुलाब की झाड़ी में बदल गई। रोजमेरी ने दर्द को खुशी से आत्मसात किया। उसका चेहरा जीवन और यौवन से दमक उठा। जब तक मैं एवलिन का दर्द प्राप्त कर सकती हूँ, मैं हमेशा के लिए सुंदर और अमर रहूंगी। रोजमेरी दर्द के किसी भी लक्षण को खोजने के लिए नियमित रूप से एल्विन के दिमाग में प्रवेश कर रही थी, लेकिन उसे केवल आनंददायक यादें ही मिल सकी। इससे वो निराश हो गई और उसने एल्विन से अधिक परिश्रम कराना जारी रखा, इस आशा से कि वो नाराज हो जाएगी। हालांकि एल्विन खुश मिजाज रही और उसने कभी भी उसके प्रति नफरत व्यक्त नहीं की। एक दिन हमेशा की तरह रोजमेरी ने अपने गुलाबों के बगीचे में सुंदरता का स्वागत किया, लेकिन इस बार उनके बीच एक नया अपरिचित चेहरा था। मैं एथन हूँ, एक घुमंतू कलाकार। क्या आप मुझे इस गुलाब के बगीचे को रंगने की अनुमति दे सकती हैं? रोजमेरी दूसरी लड़कियों को परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरे फूलों को बर्बाद मत करो। उसने चुपके से गुलाब का एक कांटा एथन को चुभाने के लिए निर्देशित किया, जिससे वो बेहोश हो गया। रोजमेरी खूबसूरत लड़कियों के मन में उतरती रही और उनका दर्द दूर करती रही। कलाकार अभी भी यहाँ है। जब उसे याद आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पहले ही होश में आ चुका था और एल्विन से बातचीत शुरू कर चुका था। बहन, ये एथन है, मेरी नई दोस्त। कृपया एथन को यहीं रहने और खेलने दो। पहले तो रोजमेरी सहमत नहीं हुई, लेकिन एथन के दिमाग में घुसपैठ करने के बाद उसने उसके भीतर कई परछाइयां देखी। एथन, क्या आप एवलिन को कष्ट पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं? हर दिन एल्विन और एथन गुलाब के बगीचे की देखभाल में रोजमेरी की सहायता करते और उनका संबंध मजबूत होता गया। एल्विन मासूम और कभी भी पुरुषों के साथ ज्यादा संपर्क में नहीं रहने वाली थी, आसानी से उसके आकर्षण में फंस गई। एल्विन, ये गुलाबों का बगीचा बहुत मूल्यवान है, हम इसे पैसों में क्यों नहीं बेच देते और एक साथ आनंदमय जीवन क्यों नहीं बिताते? नहीं, हम नहीं कर सकते। गुलाब का बगीचा मेरे बहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसके केयरटेकर को धोखा नहीं दे सकती। इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होने पर एथन ने गुप्त रूप से रोजमेरी का पीछा किया और उसे एक ऐसे प्राणी के रूप में उसकी असली पहचान का पता चला जो सुंदर दिखने के लिए दूसरों के दर्द पर काम करता था। दरिंदे, तो ये सुंदरता एक दिखावे के अलावा और कुछ नहीं है। आप? मैं तुम्हारी छोटी बहन को सच्चाई बता दूंगा। एल्विन को बहुत कष्ट होगा। सच तो यह है कि अंदर से रोजमेरी उस युवा लड़की को इस तरह से चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। यदि आप चाहते हैं कि मैं चुप रहूं, तो गुलाब का बगीचा छोड़कर चले जाइए। मैं इस तरह आसानी से भयभीत नहीं होती। यदि आप उस सच्चाई को उजागर करते जिससे एवलिन को पीड़ा होती है, तो मैं ऐसा करने वाली व्यक्ति बनूंगी। मैं लंबे समय से सच्चाई जानती हूँ। मेरा दर्द वही है जो तुम चाहती हो। एल्विन हमेशा सोने का नाटक करती थी और जब भी रोजमेरी अपनी योजनाओं को अंजाम देती थी तो उसका पीछा करती थी। ये एवलिन के स्वार्थ की वजह से था। उसने अपनी बहन को बचाने के लिए शांत रहना बेहतर समझा। ये सब बंद करो। एथन ने गुलाब के बगीचे को नष्ट करते हुए उत्पात मचाया। गुलाब ऐसे उखड़ गए मानो उनका जीवन खत्म हो गया हो।
संघर्ष करते हुए एल्विन उठी और रोजमेरी की रक्षा के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। दीदी उठो, आप ही मेरे एकमात्र परिवार हो। रोजमेरी को एहसास हुआ कि वो एल्विन के दर्द का असली स्रोत थी। रोजमेरी उस दर्द का इस्तेमाल खुद को पुनर्जीवित करने के लिए कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। एल्विन ने अपनी बहन को गले लगा लिया जो सांस ले रही थी और रोजमेरी के माथे को चूमा। एल्विन के प्यार ने उसके घावों को भर दिया। क्योंकि प्यार में दर्द तो होता ही है, वे साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के पूरक बनते हैं, प्यार को पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरा बनाते हैं। वो रोजमेरी के अभिशाप को तोड़ने की कुंजी भी थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि दिखावा ही सब कुछ नहीं है और भावनाएं सबसे कीमती है। रोजमेरी ने अपनी उम्र बढ़ने को स्वीकार कर लिया। वो अब अमर नहीं रही और उसका दर्द पूरी तरह से दूर हो गया और वो फूलों की ओर लौट आई। श्राप का उत्तर ढूंढने पर बधाई। फ्लावर फेरी क्वीन ने रोजमेरी और एल्विन का परी उद्यान में वापस स्वागत किया। उस क्षण से दोनों बहनें एक साथ सुखी और आनंदमय जीवन जीने लगी। रोजमेरी अब पहले की तरह घृणित और अहंकारी नहीं रही। वो विनम्र थी और सभी की मदद करती थी। एक निश्चित राज्य में किसी की हैसियत धन से मापी जाती थी। वो रानी रीना है, वो राज्य की सबसे धनी है। उसके जितना आधा अमीर होने से ही मुझे संतुष्टि मिलेगी। स्वाभाविक रूप से गरीबों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जाता। हंसना बंद करो, किसी दिन मैं एक अमीर राजकुमारी बन जाऊंगी। एंजेला एक गरीब लड़की थी, लेकिन तुम्हें वो राजकुमारी पोशाक कहाँ से मिली है एंजेला? वो उससे संतुष्ट नहीं थी। याद रखना बेटी, खेत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं व्यस्त हूँ, मुझे अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसीलिए एंजेला ने महल में प्रवेश पाने के अथक प्रयास किए और धीरे धीरे एक अमीर राजकुमारी बन गई। इससे पहले कि मैं जारी रखूं, कृपया वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। बहुत शोरगुल है, पार्टी में खलन न डाले। इसीलिए एंजेला धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया के प्रति उदासीन हो गई। उसने अपने माता पिता की शारीरिक श्रम वाली नौकरियों की आलोचना की, अपने बचपन के दोस्तों से परहेज किया। उस गरीब राजकुमारी का दावा है कि हम गरीबों से घुल मिलना ही उसे पीछे खींचता है। और अपनी लव लाइफ के प्रति उदासीन रही। यदि राजकुमारी चयन परीक्षा की पूर्व संध्या पर यह घटना नहीं हुई होती, तो एंजेला शायद धन के अपने सपनों में डूबी होती। हाँ? बढ़ते कर्ज के कारण एंजेला के माता पिता के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ? कर्ज चुकाने के लिए मेरी शादी उस मनहूस से कर दो। उसका एक अमीर राजकुमारी बनने का सपना माँ और पिताजी हमें हमेशा गरीब रखेंगे। खत्म हो सकता है। वो क्या शोर था? तुरंत पता लगाओ पीटर। रानी उस लड़की के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी जिसने मामले को भड़का दिया। एंजेला ने निराश होकर अपने प्रयासों से लेकर अपनी तय शादी तक सब कुछ बताया। मैं अमीर बनना चाहती हूँ, राजकुमारी बनना चाहती हूँ। वे बस मुझे छोटा समझते हैं। आप सचमुच अमीर है, युवा है और कुछ भी करने में सक्षम है। किसमें सक्षम? पैसों के बिना? बेचारी राजकुमारी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। रानी उसके साथ शरीर बदलना चाहती थी, क्योंकि प्रिंस पीटर सिंहासन पर चढ़ने वाला था और वो अदालती मामलों से थक गई थी और एकांत में रहना चाहती थी। निसंदेह एंजेला डरी हुई थी, लेकिन जब रानी रीना ने धन के दृश्यों की एक श्रृंखला चित्रित की, अंततः मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। वो शादी नहीं करना चाहती थी और गरीबी से छुटकारा पाना चाहती थी। एंजेला रानी रीना के साथ एक समझौते पर सहमत हो गई और तब से एंजेला का जीवन बदल गया। हाँ? हाँ? मैं कहाँ हूँ? क्या ये रानी का महल है? ये कोई सपना नहीं है। हमने रानी के साथ शरीर की अदला बदली कर ली है। मैं अब अमीर हूँ, सचमुच अमीर हूँ। लेकिन किसी तरह एंजेला को अपने नए शरीर में बेहद कमजोरी महसूस हुई। रीना रानी के लिए हाँ?
क्या कल रात मैंने उसे ऐसा बनने के लिए कुछ कठोर कहा था? बहुत समय हो गया है जब से हमने इतना तरोताजा महसूस किया। रीना खुशी खुशी वो काम कर रही थी जो एंजेला, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? कोई बात नहीं, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं। बहुत समय हो गया जब से मैंने पसीना बहाया है। बेचारी राजकुमारी तिरस्कार करती रही। बेशक वो एंजेला की तरह पढ़ाई के प्रति समर्पित नहीं थी, बल्कि शरारतें करती थी। आसमान बहुत साफ है। ओह, ये आदमी बहुत अच्छा लग रहा है ना? वह वो काम करना चाहती थी जो रानी रीना होने पर भी नहीं कर सकती थी। रीना अब इस जीवन से सचमुच खुश थी, युवा और स्वस्थ शरीर के साथ। अरे चोर! रीना जीवन का भरपूर आनंद ले सकती थी। चोर, अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं? देखा, आप लोगों को अभी भी मुझसे बहुत कुछ सीखना है। कितना समय हो गया जब से मैं इतनी लापरवाह महसूस कर रही हूँ। वाह, मुझे ये व्यंजन खाते हुए बहुत समय हो गया। बहुत स्वादिष्ट। बहुत समय हो गया जब से मेरे पास इतना अच्छा कुछ था। अपने माता पिता पर बढ़ते कर्ज ने एंजेला को उत्साहित कर दिया। हाँ? अगर हम गरीब भी होते तो क्या होता? मैं अभी भी स्वस्थ हूँ। मैं कर्ज चुकाने के लिए काम करूँगी। लेकिन रीना ने उन्हें दिखा दिया कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसों की क्या जरूरत है? इस तरह खुशी से जीना ही सच्ची खुशी है। बस जब रीना वास्तव में संतुष्ट थी, मेरा शरीर वापस दे दो, मेरा जीवन वापस दे दो। पता चला कि रानी रीना बीमार थी और उसके पास जीवन जीने के कुछ ही महीने बचे थे। कोई उसका इलाज नहीं कर सका। रीना ने एक आखिरी विकल्प पर विचार किया, दूसरे शरीर में जाने का। लेकिन एंजेला को छोड़कर किसी ने भी उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। बेचारी राजकुमारी को तब तक कोई अंदाजा नहीं था कि उसे धोखा दिया जा रहा था, जब तक कि वो रानी रीना के कमजोर शरीर में नहीं गिर गई। तुमने मेरी माँ के साथ सौदा किया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। नहीं, मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दो। तुम्हें गरीब होने से नफरत है। मैं तुम्हें अपने बचे हुए दिनों का आनंद धन में बिताने के लिए दूंगा। एंजेला ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई, अपने शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए गांव लौट आई। कदापि नहीं, हमने एक सौदा किया था। उन दोनों में जमकर बहस हुई, जिससे पूरे गांव में हंगामा मच गया। बेशक रानी की अजीब बातें किसी को समझ में नहीं आ रही थी। माँ, क्या आपको उपचार प्राप्त करते हुए महल में नहीं होना चाहिए? नहीं। तुमने मेरी जिंदगी चुरा ली, तुमने मेरा परिवार चुरा लिया। तुम अपने ही बेटे को कैसे छोड़ सकते हो? उन शब्दों ने रीना को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने उसे उसकी जवानी की याद दिलाई, जब उसने अमीर बनने के लिए सब कुछ किया था, रानी बनने के लिए। उसके कारण धीरे धीरे वो अपने परिवार और जीवन के प्रति उदासीन हो गई, ठीक वैसे ही जैसे एंजेला अब करती है। बाद में वो बीमार पड़ गई और कमजोर हो गई, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितना कुछ खो दिया। वो कहाँ है? दरवाजा खोलो। मैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए आया हूँ। एंजेला के परिवार के लिए कर्ज चुकाने के लिए अपनी बेटी की शादी करने का समय आ गया था। रीना ने इस आदमी को पकड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी। हमारी बेटी नहीं जाएगी। रुकिए। गांव शांत था और गांव वाले खुशियां मनाते थे गरीब राजकुमारी की उपलब्धियों पर। ये तारीफें ये मेरी नहीं होनी चाहिए। एंजेला के लिए हर किसी के मन में जो भावनाएं थी, हाँ? क्या ऐसा हो सकता है? मैं उसका प्यार भी छीन रही हूँ। रीना को पछतावा होने लगा। नहीं, सब ठीक है। हमने एक सौदा किया था, ये ठीक है। हर कोई क्यों? हाँ? प्रिंस पीटर ने दुष्ट रईस को जाने दिया था। हाँ? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने वादा तोड़ा है। आपने मुझे रिपोर्ट किया। सौभाग्य से प्रिंस पीटर अपनी माँ को बचाने के लिए ठीक समय पर पहुँच गए। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। आप ये क्यों कर रहे हैं? क्या तुम ठीक हो, पीटर? माँ, मेरा मतलब है नहीं, मैं ठीक हूँ। अब तक रीना को समझ में आ गया था, कुछ चीजें थी जिन्हें वो नहीं छोड़ सकती थी, और कुछ चीजें थी जो वो दूसरों से छीन नहीं सकती थी। वो बहुत कमजोर है,
उस समय से भी कमजोर जब आपने शरीर नहीं बदला था। मुझे नहीं पता कि उसके पास जीवन जीने के लिए कितना समय है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें कार्रवाई करनी होगी। मैं लड़की को उसका शरीर वापस दे दूंगी। तुम जीवित नहीं रहोगी। कोई बात नहीं, अपनी जवानी को दोबारा जीने के लिए कुछ दिन मेरे लिए काफी है। एंजेला की जवानी अनमोल है, मुझे उससे ये लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अब माँ क्या कर सकती हैं? मैं जाऊंगी, ये निश्चित है, लेकिन मैं अपने आखिरी दिन बिता सकती हूँ तुम्हारे साथ, पीटर। लेकिन एंजेला वो माँ के साथ स्विच करना चाहती थी, है ना? एंजेला बहुत छोटी है, वो नहीं समझती। लेकिन अब मुझे विश्वास है, लड़की को पता चल गया है कि उसका जीवन वास्तव में कितना समृद्ध है। बच्चों को दुनिया में कैसे लाया जाता है? जादुई परियों की भूमि में एक वार्षिक उत्सव होता था। जो परिवार बच्चों की कामना करते थे वे इस दिन पवित्र वृक्ष पर आते थे और वहाँ वे घर की देखभाल के लिए अंडे इकट्ठा करते थे। इस वर्ष राजा और रानी ने भी भाग लेने के लिए जोड़ों के रूप में भाग लिया। सैकड़ों रंग बिरंगे अंडे छलक पड़े, जिससे उनके दिलों में उत्साह भर गया। हालांकि रानी की नजर एक सादे अंडे पर टिकी हुई थी, जो दूर कोने में भूला हुआ सा लग रहा था। इस अंडे के एकांत ने रानी और राजा का दिल छू लिया। उन्होंने इसे चुनने का फैसला किया। क्या आपने इस छोटे अंडे को चुनने का फैसला किया है? चलो एक साथ घर चले। बिना किसी बदलाव के केवल 3 महीने के बाद उनके पास एक सुंदर सफेद तितली राजकुमारी या राजकुमार होगा। इस तितली का स्वरूप कैसा होगा, जानने के लिए वाओ फेरी टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। हालांकि शाही परिवार को यह अनुमान नहीं था कि उस अंडे से तितली की बजाय एक मकड़ी परी निकलेगी। माँ, पापा। अपने शुरुआती सदमे से उबरने के बाद राजा और रानी ने फिर भी अपनी मकड़ी बेटी से प्यार करना चुना। ओ छोटी नोमी, चाहे तुम कुछ भी हो, हम तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। लेकिन नेमी को दादी का विचार अलग लगा था। मांग करने वाली और राजसत्ता को सबसे अधिक महत्व देने वाली होने के कारण उसने उसके प्रति कोई स्नेह नहीं दिखाया। तितलियों के खूबसूरत झुंड के बीच रहते हुए अपने माता पिता द्वारा उसे सांत्वना देने के लगातार प्रयासों के बावजूद नोमी एक बाहरी व्यक्ति अभी भी अकेलेपन के क्षणों का अनुभव करती थी। जैसे जैसे समय बीत गया, राजा और रानी के प्यार को अगले बच्चे प्राप्ति दिवस पर दूसरे बच्चे के साथ साझा करना पड़ा। इस बार राजा और रानी के पास एक सच्ची तितली परी अडेला नोमी की छोटी बहन थी। सौम्य और डरपोक नोमी के विपरीत एडेला शरारती और ऊर्जा से भरपूर थी। एडेला भी अपनी बड़ी बहन को चिढ़ाने में शामिल हो गई। उसने सुनी हुई अफवाहों को दोहराते हुए कहा, एडेला, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, इससे क्या नुकसान होता है? हमारी खूबसूरत एडेला को मत डराओ। जैसे जैसे साल बीत गए, दोनों बच्चे बड़े हो गए। उनका विरोधाभासी व्यक्तित्व और अधिक स्पष्ट हो गया। सचमुच मेरी पोती, काश तुम्हारी बड़ी बहन में तुम्हारी आधी जीवंतता होती तो मेरे दिल को राहत मिलती। अगर मैं एडेला की नकल करूं, तो क्या मेरे माता पिता और दादी मुझसे उसी तरह प्यार करेंगे? फिर भी ये संभावना दूर की कौड़ी लगती थी, क्योंकि जब भी नोमी उससे दोस्ती करने की कोशिश करती थी तो एडेला तुरंत शर्मिंदगी से दूर भाग जाती थी। इससे अनजाने में घटना हुई जहां नोमी की अडेला की नकल करने की कोशिश उनके साथियों के बीच हंसी का विषय बन गई। इसके बावजूद नोमी अभी भी अडेला से प्यार करती थी और उसकी प्रशंसा करती थी। एक बार नोमी खुद को भूल गई और एक प्रदर्शन के दौरान गिरने से पहले अडेला को पकड़ने के लिए उसने सहज रूप से एक जाल बुना। ये मकड़ी का रेशम है। राजकुमारी नोमी ने मकड़ी का रेशम निकाला। तब से नोमी परियों के बीच एक बहिष्कृत बन गई, जिससे सभी लोग दूर रहने लगे। स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी नोमी और भी पीछे हट गई। फिर भी इससे उसे बिना किसी दिखावे के खुद बनने में आजादी मिली। अपने अकेलेपन के दिनों के दौरान नोमी को सिलाई के प्रति अपने प्यार का पता चला। तब से नोमी के डिजाइन की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई, जो पोशाकों से लेकर रेशम और सहायक उपकरणों तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि अडेला भी अपनी बहन की प्रतिभा को नकार नहीं सकी। अविश्वसनीय! ये मकड़ी परी कितनी सुंदर पोशाकें बनाती है। बिल्कुल, अगर वो मकड़ी नहीं होती तो हमारे साथ खेल सकती थी। उनकी प्रशंसा नोमी की कृतियों पर केंद्रित थी, न कि एक व्यक्ति के ऊपर।
लेकिन एक दिन परी तितली कबीले ने एक विशेष अतिथि का स्वागत किया। मेरा नुकसान का कोई मतलब नहीं, मैं नोमी की माँ हूँ। झूठ, आप उसे कैसे खो सकते हैं? नोमी हमारी बेटी है, तितली राजकुमारी। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, मेरी गलती है। मैंने उस साल गलती से उसे खो दिया था। इन सभी वर्षों में मैं उसे फिर से पाने की उम्मीद में परेशान रही। मेरी नींद और भूख गायब हो गई है। बहरहाल सच्चाई तो यह है कि नोमी एक तितली राजकुमारी बन गई है। हमारे कुलों के बीच तनाव के कारण आपका चले जाना ही बेहतर होगा। लेकिन क्या वो कभी यहाँ खुश थी, या वो आपके लिए सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति थी? प्रिय माता पिता, वो सही है, मैं तितली परी नहीं हूँ। बेहतर होगा कि मैं चली जाऊँ। और इसलिए नोमी के निर्णय के साथ ग्रैंड स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद वो अपनी जन्म देने वाली माँ के साथ मकड़ियों की भूमि पर वापस आ जाएगी। तितली कबीले के बीच अपने अंतिम दिनों के दौरान नोमी को सभी से प्यार और देखभाल महसूस हुआ। यहाँ तक कि उसकी दादी भी, जो हमेशा उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नापसंद करती थी, उसके प्रति कुछ कम उदासीन लग रही थी। एक भयानक घटना ने उनकी दुनिया को हिला कर रख दिया। रात भर में तितली कबीले द्वारा पाले गए सभी वसंत के फूल नष्ट हो गए। मकड़ी ने ऐसा किया? नहीं, ये मैंने नहीं किया। पिताजी, माँ, कृपया मुझ पर विश्वास करें। ये सही है, कोई गलतफहमी होगी। हालांकि जब एक परी खड़ी हुई और पिछली रात उस पर डरपोक हरकतों का आरोप लगाया गया, तो नोमी अपना बचाव नहीं कर सकी। मुझे परिणामों को ठीक करने में हर किसी की मदद करने दीजिए। मामलों को और अधिक जटिल मत बनाओ। उस रात अकेले नोमी फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि नोमी ये नहीं बता सकती कि वो उस रात अपनी माँ से गुप्त रूप से मिली थी। उनकी माँ स्पाइडर क्वीन थी। यदि वो बिना अनुमति के स्वयं को प्रकट करती तो कुलों के बीच में युद्ध छिड़ जाता। फिर उसकी माँ का एक पत्र आया जिसमें अडेला पर दोष मढ़कर नोमी का नाम साफ करने की योजना की रूपरेखा दी गई। वो गर्वित परी जिसने उसे धमकाया था। उत्सव का अंतिम दिन आ गया। एडेला ने वो पोशाक पहनने पर जोर दिया जो नोमी ने अपने प्रदर्शन के लिए तैयार की थी। मकड़ी रानी हंसने लगी क्योंकि उसकी योजना पूरी होने के करीब थी। शाबाश मेरे प्रिय, बस तब तक प्रतीक्षा करे जब तक वो गाना शुरू ना कर दे। मेरी वर्षा करने वाली सेना सक्रिय हो जाएगी। अनोखे रेशम से बुनी गई पोशाक गीली हो जाएगी, जिससे जहरीला धुआं निकलेगा जो सब कुछ नष्ट कर देगा। क्या? बारिश की बूंदों के कारण अडेला की पोशाक से एक उज्जवल इंद्रधनुषीय चमक निकली, जिसने मधुमक्खियों को आकर्षित किया, जिससे फूलों को खिलने में मदद मिली। वसंत आ गया। नोमी की कड़ी मेहनत को धन्यवाद है। नोमी ने कभी भी अपनी माँ की योजना का पालन नहीं किया था। उस रात अडेला उसके कमरे में आई थी और उसने अपनी बहन पर भरोसा जताया था। अडेला उसे बचाने के लिए हमेशा नोमी की आभारी थी, लेकिन उसने अपनी असुरक्षाओं के कारण इसे व्यक्त नहीं किया। उन्होंने उत्सव की सफलता सुनिश्चित करते हुए स्पाइडर क्वीन को विफल करने के लिए मिलकर योजना बनाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम कहाँ थी? मैंने ये सब समझ लिया है। तुम बस मेरा उपयोग कर रही हो। लेकिन तितली परिवार हमेशा मेरी परवाह करता था, भले ही ये हमेशा आसान नहीं था। क्या आप नोमी से मिलना चाहेंगे? इसे अपने साथ ले जाओ। ये नोमी का पसंदीदा भोजन है। दरअसल नोमी तितली कबीले का एक प्रिय सदस्य बन रही थी। मकड़ी होने में क्या बुराई है? वो दयालु है और आप सभी से कई बेहतर है। इसे वापस दे दो। शायद मुझे तुम्हें तितली कबीले में नहीं डालना चाहिए था। तुम बेकार हो। ये महसूस करते हुए कि वो अब नोमी पर निर्भर नहीं रह सकती, स्पाइडर क्वीन ने संकेत दिया और अपनी असली मंशा वाली सेना का खुलासा किया। नोमी ने मकड़ी के झुंड से बचाव में अपने माता पिता की दृढ़ता से सहायता की। खतरे के सामने तितली के माता पिता नोमी के पक्ष में खड़े थे। स्पाइडर क्वीन के गुप्त हमले में भी अपनी बहन को बचाने की कोशिश करते समय अडेला को नीचे गिरा दिया गया। बहन, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी बहन बनकर बहुत खुश हूँ।
खलनायक को दंडित किया गया और यद्यपि राजकुमारी अडेला इसकी गवाह नहीं बन सकी, लेकिन उसका शरीर विघटित नहीं हुआ बल्कि एक सुंदर इंद्रधनुषीय अंडे में बदल गया। नोमी ने अपने बुने हुए इंद्रधनुषीय पोशाक की मदद से अडेला की आत्मा को मकड़ी के जहर से बचाया था, जिससे उसका पुनरुत्थान संभव हो सका। चलो घर चले साथ में। अडेला की वापसी से पहले के दिनों में नोमी का तितली कबीले द्वारा एक संरक्षक के रूप में स्वागत किया गया और गले लगाया गया। अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने न केवल अनगिनत सुंदर पोशाकें तैयार की, बल्कि तितली समुदाय की उत्पादकता भी बढ़ाई और इस प्रकार उनके जीवन में एक सुखद अंत का ताना बाना बुना गया।